हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सोनम कुमारी और मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के सेशन में। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, एक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, जो कि क्या है, हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब। पहले क्लास में यानी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि आपका एटमॉस्फेयर क्या होता है, एटमॉस्फेयर का उत्पत्ति कैसे, यानी वायुमंडल का उत्पत्ति कैसे हुआ था, हमने पढ़ा था। फिर आपके एटमॉस्फेयर के लेयर को पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वह क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है। तो देखिए इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ेंगे। सबसे पहले तो पढ़ेंगे कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। उसको जानने के बाद हम लोग जानेंगे कि वायुमंडलीय दाब का मापन क्या होता है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस यंत्र से मापा जाता है। ठीक है। फिर हम लोग जानेंगे कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ कम होता है, यानी मिनिमम होता है। फिर जानेंगे कि आपके जो हेडलेस सेल होता है, फेरल सेल होता है, पोलर सेल होता है, ये सारी सेल क्या कहलाती है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक को। और सबसे पहले हम लोग को क्या जानना है कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। ठीक है। यानी व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अगर आपसे कोई पूछेगा कि वायुमंडलीय दाब क्या होता है, सबसे पहले उसे ही क्या करना है, हमें डिफाइन करना है। तो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। यानी वायुमंडलीय दाब क्या होता है, इसे हमें क्या करना है, बहुत अच्छे से क्या करना है, समझना है। इसे समझेंगे तभी क्या होगा, आपके आगे का टॉपिक क्या होगा, समझ में आएगा। ठीक है। तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक प्यारा सा डायग्राम बनाना होगा और उसी डायग्राम से हम लोग क्या करेंगे, समझने वाले हैं। तो एक हमें सर्कल की जरूरत है। ठीक है। देखो, तो ये हो गई हमारी पृथ्वी। अब हमें क्या करना है, अपने वायुमंडलीय दाब को क्या करना है, समझना है। तो हमने आपको पहले क्लास में बताया था, ये हमारी हो गई है अर्थ। अर्थ हो गई है। ठीक है मैम। पृथ्वी क्या है, हमारे चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर से क्या हुई है, घिरी हुई है। यानी पृथ्वी जो कि चारों तरफ से क्या है, वायुमंडल से क्या है, घिरी हुई है। उसी को हमें क्या करना है, थोड़ा सा और आगे बढ़ा के पढ़ना है कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है। ठीक है। तो देखिए ये जो पृथ्वी है अपने चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या कह सकते हैं कि यहाँ पे पृथ्वी के ना लंबवत क्या लग रहा है, वायुमंडलीय दाब लग रहा है। इसमें क्या है, अभी मैं आपको बता रही हूँ, पहले इमेज बना ले रही हूँ। ठीक है। इमेज बना के फिर मैं आपको समझा रहा हूँ, समझा रही हूँ। ठीक है। आपको लगेगा ये मैम ने क्या बना दिया भाई। तो देखिए हमने क्या कहा कि हमारी जो पृथ्वी है वो चारों तरफ से क्या है, अपने एटमॉस्फेयर से क्या हुई है, घिरी हुई है। ठीक है। वो चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। और एटमॉस्फेयर में हमने क्या पढ़ा था, यानी इसमें हमने क्या पढ़ा था कि हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या पाया जाता है मैम। तो हमारे एटमॉस्फेयर में पाया जाता है आपका डस्ट पार्टिकल्स, यानी धूल कण, डस्ट पार्टिकल्स। यानी हमारे हमारे एटमॉस्फेयर में क्या पाया जाता है, डस्ट पार्टिकल्स पाया जाता है, धूल कण पाया जाता है। और क्या पाया जाता है मैम, सॉलिड पाया जाता है, सॉलिड पाया जाता है। और क्या पाया जाता है मैम, लिक्विड पाया जाता है। ये सारी चीजें हमारे एटमॉस्फेयर में पाई जाती है। और क्या पाया जाता है, गैस पाया जाता है। और क्या पाया जाता है, जल वाष्प यानी वाटर वेपर। इसे क्या बोलेंगे, वाटर वाटर वेपर, वाटर वेपर। ये सभी चीजें हमारे कहाँ पाई जाती हैं, तो हमारे वायुमंडल में पाई जाती हैं। ठीक है। यानी हमने क्या कहा कि वायुमंडलीय दाब होता क्या है, उसको समझाने के लिए हमने कहा कि हमारी पृथ्वी जो कि चारों तरफ से क्या है, एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। फिर हमने समझने की यह बात कोशिश की कि जब पृथ्वी चारों तरफ से एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है तो इस हमारे एटमॉस्फेयर में क्या क्या चीजें मौजूद है। तो हमने देखा कि डस्ट पार्टिकल्स है, धूल कण है, और क्या है, सॉलिड है, और क्या है आपका लिक्विड है,
और क्या है आपका गैस है और वाटर वेपर है यानी जल वाष्प है। तो ये सारी चीजें जब हमारे एटमॉस्फेयर में मौजूद है तो इनका कुछ अपना क्या होगा, भार होगा यानी वेट होगा। ठीक है, हमारे पृथ्वी पर जितनी भी वस्तुएं हैं उनका क्या होता है, कुछ अपना भार होता है यानी द्रव्यमान होता है। ठीक है, तो इनका कुछ जो क्या होगा मैम, इनका क्या होगा, वेट होगा यानी भार होगा। तो ये अपना भार कहाँ लगाएंगी, हमारे इस पृथ्वी के सतह पर लगाएंगी। तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है, वायु वायुमंडल में क्या हमने देखा कि इसमें डस्ट पार्टिकल्स है, सॉलिड है, आपका लिक्विड है, गैस है, वाटर वेपर है, यानी इन सब का क्या है, कुछ अपना क्या है, वेट है। और यही अपना भार क्या करते हैं, हमारे पृथ्वी के सतह पर लगाते हैं। तो उसी को वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को हम लोग क्या बोलते हैं, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं यानी वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है, तो आपका अगर यहाँ पे डेफिनेशन मैं लिखने को कहूँ तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, कहाँ लिखे भाई, चलो इसको और छोटा करके यहीं पे एडजस्ट कर लेते हैं। तो देखिए हमने क्या कहा कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर का हमें क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है यानी वायुमंडलीय दाब का। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एटमॉस्फेरिक प्रेशर यानी इसका डेफिनेशन क्या हमने बताया। तो मैम हमारे वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या बोलते हैं, वायुमंडलीय दाब बोलते हैं। ठीक है, तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को ही क्या बोला जाता है, तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा टॉपिक था एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसे हमने क्या किया, समझा कि हमारा वायुमंडलीय दाब आखिर होता क्या है। तो उसके लिए हमने बताया कि पृथ्वी जो कि हमारे चारों तरफ से क्या है, अपने एटमॉस्फेयर से घिरी हुई है। इस एटमॉस्फेयर में हमने देखा कि क्या क्या चीजें मौजूद हैं। तो इसमें हमने देखा कि डस्ट पार्टिकल्स है, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, वाटर वेपर है, जिनका अपना कुछ ना कुछ क्या है, वेट है यानी भार है। ये अपना भार कहाँ लगा रहे हैं, तो हमारे पृथ्वी के सतह पर लगा रहे हैं। ठीक है, तो वायुमंडल द्वारा लगाए गए दाब को ही हमने क्या कहा, वायुमंडलीय दाब का। ठीक है, अब हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देख लिया, आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता क्या है। अब हम लोग क्या जानेंगे कि जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह कहाँ मैक्सिमम होता है और कहाँ मिनिमम होता है। ठीक है, तो अगर उसे मैं बताऊं तो जो आपका वायुमंडलीय दाब होता है वह क्या होता है, आपके सी लेवल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पर आपको लिखना है फिर मैं उसे डायग्राम से बताऊंगी। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा वायुमंडलीय दाब हमारे सी लेवल पर मैक्सिमम होता है। ठीक है, हमारे सी लेवल पर क्या होता है मैम, मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं तो सी लेवल से दूर जाते हैं तो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, आपका कम होते जाता है। ठीक है, पहले लिख लेते हैं फिर आपको डायग्राम से बताएंगे। तो यहाँ पे आपको लिखना है जैसे 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 हम लोग कहाँ जाते हैं तो सी लेवल से दूर जाते हैं यानी दूर जाते हैं तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होता जाता है कम होता
जाता है। ठीक है, जो मैंने बातें आपको बताया उसे क्या करते हैं, डायग्राम से समझते हैं। कि हमने कहा कि जो मैम एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपके सी लेवल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं, तो आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह क्या होता है, वह क्या होता है, आपका कम होने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा सा इसे हम लोग डायग्राम से समझेंगे। ठीक है, तो देखिए इसके लिए हमें क्या करना होगा, एक आपके समुंदर को बनाना होगा। ठीक है, और इसमें क्या भरा है, हमारा जल भरा है। ये हमारा क्या हो गया, ओशियन हो गया, समंदर, समंदर। ठीक है, ये हमारा समंदर हो गया। तो हमने क्या कहा, कि मैम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ये हमारा क्या हो जाता है, आपका सी लेवल हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, सी लेवल हो गया। तो हमने कहा कि मैम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह आपके सी लेवल पर क्या होता है, सी लेवल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। ठीक है, सी लेवल पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। और जैसे जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, तो अपने सी लेवल से कहाँ जाते हैं, दूर जाते हैं, तो जो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह क्या होता है, कम होते जाता है। जैसे हम लोग कहाँ अगर चले जाएं, हम लोग अगर कहाँ चले जाते हैं, पहाड़ों पर चले जाते हैं, तो पहाड़ों पर आप लोग देखते हैं कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह क्या होता है, कम हो जाता है। कैसे कम हो जाता है, ये हमें फील कैसे होता है, तो जैसे जैसे हम लोग कहाँ जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो वहां पर अगर हम लोग अधिक ऊंचाई पर चले जाते हैं तो क्या होता है कि हमारे नाक या कान से क्या होने लगता है, खून आने लगता है। क्यों, क्योंकि होता क्या है कि हम लोग जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तो वहां पर हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह क्या हो जाता है, लो हो जाता है। और जो हमारे बॉडी का प्रेशर होता है वह क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है, यानी हाई हो जाता है। जिस कारण क्या होता है कि हमारे अंदर से प्रेशर लगता है और जो भी हमारा ब्लड होता है वो हमारे नाक या कान के द्वारा क्या होता है, बाहर आने लगता है। लेकिन हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे सी लेवल पर क्या होता है, ऐसा हमें देखने को नहीं मिलता है। क्यों, क्योंकि जहां पर सी लेवल पर हम लोग देख रहे हैं कि जितना प्रेशर हमारा वायुमंडल हम पे लगा रहा है उतना ही प्रेशर हमारा बॉडी भी क्या कर रहा है, लगा रहा है। तो दोनों यहाँ पर क्या हो जाता है, बैलेंस हो जाता है। ठीक है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से ऊंचाई पर जाते हैं, पहाड़ों पर जाते हैं, तो वहां पे तो हमारा जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वो आपका कम हो जाता है, लेकिन जो हमारा बॉडी का प्रेशर होता है वह क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। जिस कारण क्या होता है कि पहाड़ों पर ऐसी घटना आपको देखने को मिलती है कि आपके नाक या कान से क्या होने लगता है, खून निकलने लगता है। ठीक है, तो ये बात पता चल गया, ये आपको कॉन्सेप्ट पता चल गया कि मैम जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह हमारे सी लेवल पर मैक्सिमम होता है, लेकिन जैसे जैसे हम लोग सी लेवल से दूर जाते हैं, ऊंचाई पर जाते हैं, तो जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वह क्या होता है, आपका कम होते जाता है। ये बात आपको समझ में आ गया। तो हमने एटमॉस्फेरिक प्रेशर को देखा क्या होता है, हमने देखा कि यह कहाँ मैक्सिमम होता है, कहाँ मिनिमम होता है। अब हमें देखना है कि आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर के मापक, यानी इसे किस यंत्र से क्या किया जाता है, मापा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखिएगा वायुमंडलीय दाब का मापन, वायुमंडलीय दाब का मापन। ठीक है, यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हम लोग किस यंत्र से मापते हैं उसे हमें क्या करना है, देखना है। तो देखिए जो आपका एटमॉस्फेरिक होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है उसे हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं। और उस बैरोमीटर में भरा क्या होता है, पारा भरा होता है। तो उस बैरोमीटर में पारा भरा होता है तो उसके आधार पर हम लोग तीन केस देखते हैं। एक कि जब बैरोमीटर में क्या होता है, पारा अचानक से गिर जाता है तो वह किस चीज का सूचक होता है, तो आपका चक्रवात का सूचक होता है। अगर बैरोमीटर में जो पारा है वह धीरे धीरे नीचे की ओर गिर रहा है तो वह आपके वर्षा का सूचक होता है। और अगर बैरोमीटर में क्या हो रहा है, जो हमारा पारा है वो धीरे धीरे हमारा ऊपर उठ रहा है तो वह किसका सूचक होता है, आपके साफ मौसम का सूचक होता है। और यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं कि बैरोमीटर में पारा का अचानक से गिरना किस चीज का सूचक होता है, तो आपके चक्रवात का सूचक होता है। ठीक है, तो वहीं पे इसे हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को आपके किससे मापा जाता है, बैरोमीटर से मापा जाता है। और उस बैरोमीटर में क्या भरा होता है, पारा भरा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है एटमॉस्फेरिक प्रेशर को,
एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस यंत्र से मापते हैं? तो मैम हम लोग क्या करते हैं, बैरोमीटर से मापते हैं, ठीक है। एटमॉस्फेरिक प्रेशर को बैरोमीटर से मापा जाता है, मापा जाता है। और इस बैरोमीटर में क्या भरा होता है? तो पारा भरा होता है, ठीक है। और इस बैरोमीटर में और इस बैरोमीटर में और इस बैरोमीटर में क्या भरा होता है? पारा भरा होता है, ठीक है। और इस बैरोमीटर में आपका पारा भरा होता है, ठीक है। जब इसमें पारा भरा होता है तो हमने क्या कहा कि तीन तरह का केस बनता है। एक केस क्या बनता है कि अगर हमारे बैरोमीटर में क्या होता है, जो पारा होता है वह अचानक से गिर जाता है तो किस चीज का सूचक होता है? तो वह आपके चक्रवात का सूचक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, केस वन में हमें क्या लिखना है, बैरोमीटर में पारा का अचानक से गिरना, बैरोमीटर में पारा का अचानक से गिरना, तो किस चीज का सूचक होता है? तो मैम चक्रवात का सूचक होता है, यानी साइक्लोन का सूचक होता है, ठीक है। ये आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि बैरोमीटर में पारा का अचानक से गिरना किस चीज का सूचक माना जाता है? तो वह आपके चक्रवात का सूचक माना जाता है, ठीक है। फिर हमारा केस सेकंड बनता है, केस नंबर 2। इसमें क्या होता है कि बैरोमीटर में क्या होता है, अगर पारा क्या होता है आपका धीरे धीरे क्या होता है, नीचे गिरता है, तो वह क्या होता है, आपके वर्षा का सूचक होता है। यानी बैरोमीटर में पारा का धीरे धीरे नीचे गिरना, यहाँ पे लिखेंगे बैरोमीटर में पारा का धीरे धीरे नीचे गिरना किस चीज का सूचक होता है? तो यह होता है, थोड़ा सा यहाँ पे नीचे कैसे हो गया है, ज्यादा नीचे हो गया, ठीक है। नीचे गिरना किस चीज का सूचक होता है? तो आपके वर्षा का सूचक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे वर्षा का सूचक होता है। अब हमारा एक और केस बचता है, जो कि क्या होगा आपका केस नंबर 3। इसमें क्या होता है कि अगर हमारे बैरोमीटर में क्या होता है, जो पारा होता है वह क्या होता है, ऊपर की ओर उठता है, तो वह क्या होता है, आपके साफ मौसम का क्या होता है, सूचक होता है, ठीक है। बैरोमीटर में यहाँ पे लिखेंगे बैरोमीटर में पारा का धीरे धीरे ऊपर उठना, धीरे धीरे ऊपर उठना आपके किस चीज का सूचक होता है? तो मैम साफ मौसम का सूचक होता है, साफ मौसम का सूचक होता है, ठीक है। तो हमने क्या कर लिया, आपके तीन तरह के केस को देख लिया कि जो बैरोमीटर होता है उसमें क्या होता है, पारा भरा होता है। अगर मैं आपको डायग्राम बताऊं, डायग्राम से मान लो ये हमारा क्या हो जाता है, आपका डायग्राम में ये हमारा क्या हो जाता है, आपका बैरोमीटर हो जाता है, ठीक है। कुछ मैं आपको डायग्राम बना रही हूँ, ठीक है, डायग्राम से समझा रही हूँ। ये हमारा हो गया बैरोमीटर। इस बैरोमीटर में हमने क्या बोला कि मैम इसमें हमारा क्या भरा हो सकता है, तो इसमें आपका पारा भरा होता है। यानी मान लीजिए ये वाला हमारा भाग क्या हो जाता है, पारा वाला भाग हो जाता है, ठीक है। ये वाला हमारा पारा वाला भाग हो गया। तो इस पारा के आधार पे हमने क्या बताया, आपको तीन तरह के केस बताया। हमने क्या कहा कि
बैरोमीटर में पारा का अचानक से गिरना, यानी ये जो पारा है क्या होता है, अचानक से नीचे की ओर गिर जाता है, तो किस चीज का सूचक माना जाता है, तो आपके किस चीज का सूचक माना जाता है, चक्रवात का। अगर क्या होता है बैरोमीटर में पारा जो है वो धीरे धीरे नीचे की ओर गिरता है, तो आपके वर्षा का सूचक माना जाता है, ठीक है। और अगर बैरोमीटर में क्या होता है, पारा धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है, तो आपके साफ मौसम का सूचक माना जाता है। तो ये हमने क्या देख लिया, आपके बैरोमीटर का क्या देख लिया, सॉरी, आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर का क्या देख लिया हमने, मापक देख लिया। यानी एटमॉस्फेरिक प्रेशर को किस चीज से मापा जाता है वो हमने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि जो आपका प्रेशर होता है और जो आपका टेम्परेचर होता है, यानी दाब और तापमान के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि जहां पे हम लोग देखते हैं कि टेम्परेचर अधिक होता है, वहां पर हमें लो प्रेशर देखने को मिलता है, और जहां पर टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, वहां पे आपको हाई प्रेशर देखने को मिलता है। उससे हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा सा डायग्राम से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं कि हमारे टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। तो यहाँ पे आपको नोट में क्या लिखना है, नोट में कि हमारे टेम्परेचर एंड आपके प्रेशर के बीच में आपका इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, रिलेशन पाया जाता है, ठीक है। यानी हमने क्या कहा कि जो आपका टेम्परेचर है और जो आपका प्रेशर है, इन दोनों के बीच में क्या ऐसा रिलेशन पाया जाता है, तो आपके इन दोनों के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, तो इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। यानी यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कि जो हमारा टेम्परेचर होता है, टेम्परेचर वह आपके प्रेशर के क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी हम लोग क्या देखते हैं कि अगर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, हाई होता है, तो जो हमारा प्रेशर होगा वह क्या होगा, लो होगा, ठीक है। और अगर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, और अगर हमारा टेम्परेचर क्या होता है, लो होता है, तो जो हमारा प्रेशर होता है वह क्या होता है, आपका हाई हो जाता है, ठीक है। तो इसे ही हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने डायग्राम से क्या करना है, समझेंगे कि आपके किस तरह से टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में इनवर्स रिलेशन पाया जाता है, उसे हमें क्या करना है, यहाँ पे समझना है, ठीक है। तो देखिए उसके लिए हमें क्या करना होगा, आपके दो तरह का डायग्राम बनाना होगा। इस डायग्राम को हमें क्या करना होगा, समझना होगा। तो यहाँ पे हम लोग लेते हैं बीच में हमने दीवार बना दिया, ठीक है। अब हम लोग क्या देखेंगे, केस 1 और केस 2, उसमें हम देखेंगे कि कैसे कैसे क्या क्या चीजें होती हैं, ठीक है। ये हमारा केस 1 हो गया, केस 1, और यहाँ पे आपका केस 2 हो जाता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या देखने वाले हैं, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कैसे इनवर्स रिलेशन होता है उसे समझने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए हमने क्या कहा, एक केस हमारा यहाँ पे हो गया, ये हमारा क्या हो गया, अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। यहाँ पर भी हमें अर्थ सरफेस को बनाना होगा, ये हमारा क्या हो गया, आपका अर्थ सरफेस हो गया। ये कुछ ज्यादा नीचे हो गया, इसे भी ऊपर करते हैं, ठीक है। ये भी हमारा क्या हो गया, आपका अर्थ सरफेस हो गया, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे केस 1 में क्या देखते हैं, कि मैम अगर टेम्परेचर क्या होगा, अगर आपका टेम्परेचर क्या होगा, हाई होगा, तो हम लोग क्या देखेंगे कि जो हमारा प्रेशर होगा, यानी जो प्रेशर वह क्या होगा, लो होगा। देखिए अब कैसे होगा, देखिए तो होता क्या है, ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, इक्वेटर हो गया, और ये क्या हो गया, हमारा 5 डिग्री क्या हो गया, नॉर्थ हो गया, और ये हमारा 5 डिग्री क्या हो गया, साउथ हो गया। तो हम लोग क्या देखते हैं कि हमारे विषुवत रेखा पे क्या होता है, सूर्य की क्या होती है, सीधी किरणें पड़ती है, और यहाँ की हवाएं क्या होती है, गर्म होकर क्या होती है, हल्की होती है, और ऊपर की तरफ क्या होती है, राइज करती है, ठीक है।
यानी गर्म हवाएं क्या होती है, आपकी हल्की होती है और ऊपर की तरफ क्या होती है, राइज करती है। यहाँ पे हवाएं गर्म कैसे हुई, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर क्या है, सबसे अधिक है। जहां पर टेम्परेचर क्या होगा, सबसे अधिक होगा, वहां की हवाएं क्या होगी, गर्म होगी। और गर्म हवाएं हल्की होती हैं और हल्की होकर क्या होती है, आपके ऊपर की तरफ राइज करती है। तो हम लोग यहाँ पे अपने रिजल्ट में क्या देख सकते हैं कि सारी हवा क्या हो गई, ऊपर चली गई, तो नीचे क्या बच गया, आपका थोड़ा सा लो प्रेशर बच गया। यानी जो दाब है वो एकदम थोड़ा सा बचा है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे आपका क्या हो जाता है, लो प्रेशर का कंडीशन बन जाता है। यहाँ पे आपका क्या हो गया, लो प्रेशर हो गया। ठीक है, क्यों, क्योंकि हमने क्या देखा कि सारी हवाएं गर्म होकर हल्की होकर कहाँ चली जाती है, ऊपर की ओर चली जाती है। तो क्या आपने देखा कि जहां पर टेम्परेचर क्या हो गया, हाई हो गया, वहां पे प्रेशर क्या हो गया, लो हो गया। तो इस तरह हमने क्या कहा, टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में क्या होता है, इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। अब हम लोग केस दूसरे में देखते हैं। इसमें क्या होगा, इसमें आपका टेम्परेचर क्या होगा, टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। ठीक है, इसमें टेम्परेचर क्या होगा, लो होगा। पहले में हमने हाई देखा, दूसरे में हमें लो को देखना है। तो यहाँ पे टेम्परेचर अगर लो होगा तो क्या होगा, जो प्रेशर है वह क्या होगा, आपका हाई होगा। यानी जो आपका प्रेशर है वह क्या होगा, आपका हाई होगा। तो इसे क्या करते समझते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि मैम यहाँ की जो हवाएं है ना, सभी हवाएं क्या हो रही है, नीचे की तरफ क्या कर रही है, राइज कर रही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो आपका टेम्परेचर है वह क्या है, कम है। जहां पर भी आपका टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, वहां की हवाएं क्या होती है, भारी होती है। और भारी हवाएं क्या होती है, उनका डेंसिटी बढ़ जाता है और वह क्या करती है, नीचे की तरफ क्या होती है, अवतलित होती है। तो यहाँ पे क्या हम लोग देखते हैं कि ये जो सारी हवाएं हैं वह कहाँ आ जाती है, आपके नीचे की तरफ आ जाती है। तो यहाँ पे जब सारी हवा नीचे की तरफ आ गई तो यहाँ पे क्या पाया जाएगा, आपका हाई प्रेशर। यानी हाई प्रेशर पाया जाएगा। तो ये आपको बात समझ में आ गया कि टेम्परेचर और प्रेशर के बीच में कैसा रिलेशन पाया जाता है, तो आपका इनवर्स रिलेशन पाया जाता है। इसे भी हमने क्या कर लिया, अच्छे से समझ लिया। अब हम लोग एक नए टॉपिक पे चलते हैं, थोड़ा सा विंड के बारे में समझते हैं। ठीक है, विंड सिस्टम हमारा अलग चैप्टर है, लेकिन थोड़ा सा विंड के बारे में क्या करना है, हमें यहीं पर समझना है। देखिए, तो हम लोग क्या, अभी हमने क्योंकि चूंकि क्या पढ़ा है, हाई प्रेशर और लो प्रेशर का कंसेप्ट पढ़ा है, तो उसी से रिलेटेड हमारा विंड भी है, तो उसे करेंगे। देखिए, तो देखिए अब हमें क्या करना है, थोड़ा सा अपने विंड को क्या करना है, समझना है। विंड को समझना है। ठीक है, तो देखिए ये जो आपका विंड होता है, यह हमारा हाई प्रेशर से कैसे मूव करता है, तो लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। यानी हमारी हवाएं होती है वह हमेशा कैसे मूव करती हैं, आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती हैं। यानी कभी आपने नहीं सुना होगा कि जो हमारी विंड होती है वह आपके लो प्रेशर से हाई प्रेशर की तरफ मूव करती है, नेवर। जो भी हमारी विंड होती है वह हमेशा कैसे चलती है, तो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ चलती है। और इन हवाओं को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर ले जाने का काम कौन करता है, ले जाने का काम कौन करता है, तो आपका पीजीएफ करता है, पीजीएफ। ओके, कौन करता है, तो आपका पीजीएफ करता है। अब हमें समझना होगा कि ये हमारा पीजीएफ क्या होता है। ठीक है, तो देखिए हमने क्या कहा कि सबसे पहले क्या समझना है कि जो हमारी विंड होती है वह कैसे मूव करती है, तो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। इसको मूव कौन कराता है, तो एक हमारा फोर्स होता है जिससे क्या बोलते हैं, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। यही फोर्स क्या करता है, हमारे विंड को क्या करता है, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कराता है। ठीक है, तो अब हमें क्या समझना है कि ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है। उससे पहले हमें समझना होगा कि आपका आइसोबार क्या होता है, यानी समदाब रेखाएं क्या होती है। समदाब रेखाओं से आपके प्री में क्वेश्चन पूछा गया, एक शब्दों में क्वेश्चन का आंसर था। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा यहाँ पे आपको टॉपिक क्या देना है, मैम समदाब रेखाएं क्या होती हैं, यानी आइसोबार, आइसोबार क्या होता है, इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, समदाब रेखाएं, समदाब रेखाएं। ठीक है,
तो देखिए ये आपका क्या होता है, एक काल्पनिक रेखा होता है जो कि क्या करता है, समान दाब वाले क्षेत्रों को क्या करता है, आपस में मिलाता है। उससे डायग्राम पे समझेंगे, लेकिन हमने क्या कहा, सबसे पहले समझिए कि यह आपका क्या होता है, एक तरह का काल्पनिक रेखा होता है जो कि क्या करता है, समान दाब वाले क्षेत्रों को क्या करता है, आपस में मिलाता है। ठीक है, पहले इसे यहाँ पे लिख लेते हैं, यह एक काल्पनिक रेखा होता है, रेखा होता है जो समान दाब वाले, जो समान दाब, जो समान दाब वाले क्षेत्रों को, क्षेत्रों को आपस में, आपस में मिलाता है। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि मैम हमारा आइसो बार क्या होता है, तो हमने कहा कि ये जो आपका आइसो बार होता है, यह क्या होता है, एक तरह का काल्पनिक रेखा होता है जो कि क्या करता है, आपके समान दाब वाले क्षेत्रों को क्या करता है, आपस में मिलाता है। जैसे हमारा यहाँ पे मान लीजिए क्या है, ये हमारा क्या है, आपका इंडिया है। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, आपका इंडिया हो गया। ठीक है, तो हमने आपको आइसो बार के बारे में बताया, तो ये हमारा मान लीजिए क्या हो गया, एक हमारा ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, बी पॉइंट है, यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, एक हमारा सी पॉइंट है। तो आइसो बार क्या हो जाएगा, आइसो बार आपका क्या हो जाएगा, तो हमने क्या कहा, यह एक काल्पनिक रेखा होता है जो कि क्या करता है, समान दाब वाले क्षेत्रों को क्या करता है, आपस में मिलाता है। तो हम लोग ए पॉइंट पे क्या देखते हैं कि यहाँ पे 100 मिलीबार क्या है, आपका प्रेशर है। ठीक है, यानी 100 मिलीबार क्या है, प्रेशर है। और हम लोग सी पर भी क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी आपका 100 मिलीबार ही क्या है, प्रेशर है। और बी पर भी क्या देखते हैं कि यहाँ पर भी आपका 100 मिलीबार ही क्या है, प्रेशर है। ठीक है, तो अब हमने क्या कहा कि समदाब रेखा क्या होती है, तो ये अब समदाब रेखा क्या करेगी, इन समान समान दाब वाले क्षेत्रों को क्या कर देगी, आपस में मिला देगी। तो ये जो रेखा हो गई, इसी रेखा को हम लोग क्या कहते हैं, समदाब रेखा कहते हैं। और इस रेखा पे हम लोग क्या देखते हैं कि हमारा जितना भी प्रेशर है वह क्या है, सेम है। यानी इस रेखा पे अगर मैं बात करूं कि प्रेशर कितना है, तो हर जगह कहाँ कितना आपको देखने को मिलेगा, तो 100 मिली बार प्रेशर हर जगह देखने को मिलेगा इस रेखा पर। ठीक है, तो इसी रेखा को क्या कहते हैं, हम लोग समदाब रेखा बोलते हैं, यानी आइसो बार। समदाब रेखा नाम से ही पता चल रहा है, जो समान दाब वाले क्षेत्रों को क्या करता है, आपस में मिलाता है। तो हमने क्या देखा कि ए बी सी इन तीनों बिंदुओं पर क्या है, आपका समान प्रेशर है, और इसको एक मिलाती है रेखा जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, समदाब रेखा बोलते हैं। तो समदाब रेखा हो गया, क्या होता है, इसे आपको याद रखना होगा, और यहाँ से आपके एग्जाम में जो क्वेश्चन है वह क्या है, पूछा गया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने एक अच्छे से टॉपिक पे, जो कि हमने क्या बताया, इससे पहले आते हैं। ठीक है, हमने कहा कि जो आपका विंड होता है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करता है। इसको मूव कौन कराता है, तो हमारा पीजीएफ कराता है। अब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स क्या होता है उसे समझेंगे। उसको समझने के साथ साथ में हम लोग क्या समझ लेते हैं, आपके विंड को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको टॉपिक क्या लिखना है, विंड को विंड को प्रभावित करने वाले, उसी में हम लोग प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को समझेंगे, कोरियोलिस फोर्स को समझेंगे, और फ्रिक्शनल फोर्स को समझेंगे कि ये तीनों कैसे हमारे विंड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो विंड को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, यानी कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, हमारे विंड को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पहला जो कारक लिखना है वह क्या हो जाता है, हमारा पीजीएफ हो जाता है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, पहला क्या हो जाता है आपका पीजीएफ, प्रेशर प्रेशर ग्रेडियंट प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। ठीक है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स। हमारा दूसरा क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है आपका कोरियोलिस फोर्स, कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, इसे हिंदी में भी क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स ही बोलते हैं। फिर हमारा थर्ड क्या हो जाता है,
थर्ड हो जाता है आपका फ्रिक्शनल फोर्स, फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स, ठीक है, यानी घर्षणात्मक बल। अब यह कैसे हमारे तीनों फोर्स हमारे विंड को प्रभावित करते हैं उससे हमें क्या करना है, समझना है, ठीक है। तो देखिए पहले केस में आपको हमने क्या लिखवाया है, पीजीएफ लिखवाया है, यानी पीजीएफ को हम लोग क्या करते हैं, अच्छे से समझते हैं। अब ये पीजीएफ होता क्या है और किस तरह से यह विंड के स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है, यानी जितना अधिक पीजीएफ होता है उतना ही अधिक क्या होता है, आपका विंड का स्पीड भी तेज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हेडिंग क्या देना है, पीजीएफ, ठीक है, यानी प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, ठीक है। अब ये पीजीएफ क्या होता है उसको समझने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा आपको एक शब्द दिख रहा होगा, ग्रेडियंट, ठीक है। ग्रेडियंट का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट, यानी जहां पर भी आपको ग्रेडियंट शब्द दिखेगा उसका मतलब क्या होता है, डिफरेंट। और यहाँ पे हम लोग किन के बीच में डिफरेंट को पढ़ने वाले हैं, तो यहाँ पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, तो आपके प्रेशर के बीच में क्या पढ़ने वाले हैं, डिफरेंट को पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पे हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तो प्रेशर के बीच में कैसे डिफरेंट होता है और उससे हमारे कैसे विंड प्रभावित होते हैं उसे देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको नोट लिखवा रही हूँ, नोट में यानी जो हमारा पीजीएफ होता है यह क्या करता है, आपके हवाओं को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कराता है, और पीजीएफ जितना अधिक होता है आपके विंड का स्पीड भी क्या होता है उतना ही अधिक होता है, उसे देखेंगे डायग्राम से, ठीक है। पहले उसे लिख लेते हैं, ठीक है। तो पीजीएफ यह हवाओं को हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कराता है, ठीक है। हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव कराता है, और पीजीएफ जितना अधिक होता है आपके हवाओं का स्पीड भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखिएगा पीजीएफ जितना अधिक होता है हवाओं का स्पीड उतना ही अधिक होता है, ठीक है, उतना ही अधिक होता है, ठीक है। अब इससे हम लोग क्या करते हैं, एक डायग्राम से क्या करते हैं, समझते हैं, ठीक है, कि कैसे हमारा जो पीजीएफ होता है वह क्या करता है, हमारे विंड के स्पीड को क्या करता है, बढ़ा देता है और घटा देता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक केस देखना होगा, दो केस को देखना होगा, तो बीच में एक हम लोग दीवार बनाते हैं, ठीक है। यही दीवार क्या करता है, केस 1 और केस 2 को समझाएगा। केस 1 हो गया और केस 2 हो गया, ठीक है। पीजीएफ यानी प्रेशर ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, डिफरेंट, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपको दो केस देखना है, यहाँ पर हमारा क्या हो गया, 100 मिली बार क्या हो गया, आपका प्रेशर हो गया, और यहाँ पे ऊपर हम लोग क्या लेते हैं आपका कितना ले लेते हैं भाई, तो आपका ले लेते हैं 98 मिली बार प्रेशर, ठीक है, यानी 98 मिली बार। तो यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, कि यहाँ पे तो आपका क्या है, हाई प्रेशर है, ठीक है, हाई प्रेशर है, और यहाँ पे क्या है, आपका लो प्रेशर है। तो हमने आपको बताया भी कि जो हमारी विंड होती है वह कैसे मूव करती है, तो आपके हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ क्या करती है, मूव करती है। तो यहाँ पे अगर हम लोग क्या करते हैं, अपने पीजीएफ को निकालते हैं, तो पीजीएफ का मतलब ही क्या होता है, डिफरेंट को निकालना, ठीक है। ग्रेडियंट यानी डिफरेंट को हम लोग निकालेंगे, तो हमारा 100 में से क्या होता है, 98 क्या होता है, माइनस हो जाता है, तो यहाँ पे हमारा क्या बच जाता है, 2 मिली बार क्या हो जाता है, प्रेशर बच जाता है। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो प्रेशर है वह क्या है, 2 मिली बार है, यानी पीजीएफ का वैल्यू कितना हो गया, 2 मिली बार हो गया। लेकिन हम लोग दूसरे केस में क्या देखते हैं, कि यहाँ पे जो आपका प्रेशर वो 1000 मिली बार है, ठीक है,
1000 मिलीबार है। और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, आपका 900 मिलीबार क्या है, आपका प्रेशर है। और अगर यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अपने पीजीएफ को निकालते हैं, तो यहाँ पे हमारा पीजीएफ कितना हो जाएगा, 100 मिलीबार हो जाएगा। यानी 1000 में से 900 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो 100 हो जाएगा। ठीक है, तो अब मैं अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों केसों में आपके विंड का स्पीड किसमें सबसे अधिक होगा, आपको पता चल गया कि मैम ये जो हमारा केस नंबर 2 है, इसमें क्या होगा, हमारे विंड का स्पीड क्या होगा, सबसे अधिक होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे जो आपके पीजीएफ का वैल्यू है वह क्या है, ये इसके तुलना में क्या है, अधिक है। तो यहाँ पे आपका जो विंड स्पीड होगा, विंड स्पीड वह क्या होगा, तेज होगा। किसके तुलना में, इसके तुलना में। और यहाँ पे क्या होगा, जो आपका विंड स्पीड है, विंड स्पीड वह क्या होगा, आपका स्लो होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम लोग पीजीएफ का वैल्यू क्या देख रहे हैं कि बहुत कम है, और यहाँ पे पीजीएफ का वैल्यू क्या है, बहुत ज्यादा है, यानी 100 मिलीबार है, और यहाँ पे आपका 2 मिलीबार है। ठीक है, तो आपने देख लिया कि जो हमारा पीजीएफ होता है यह किस तरह से हमारे विंड के स्पीड को क्या करता है, घटाने और बढ़ाने का काम करता है। यानी पीजीएफ से हमें क्या पता चलता है, तो विंड के स्पीड के बारे में पता चलता है। ठीक है, कि जितना पीजीएफ अधिक होगा उतना ही आपके हवाओं का स्पीड भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। ठीक है, अब हम लोगों ने पीजीएफ को देख लिया। अब जो हमारा सेकेंड टॉपिक है वह क्या है, आपका कोरियोलिस फोर्स है। कहाँ गया भाई, कोरियोलिस फोर्स यहीं पे। ठीक है, यानी अब हमारा सेकंड क्या होगा, आपका कोरियोलिस फोर्स आएगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अपने कोरियोलिस फोर्स को क्या करते हैं, समझते हैं। और कोरियोलिस फोर्स से हमें क्या पता चलता है, तो आपके विंड के डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। ठीक है, कैसे पता चलता है, यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है कोरियोलिस कोरियोलिस फोर्स। ठीक है, तो देखिए कोरियोलिस फोर्स होता क्या है, पहले उसे समझना होगा। तो देखिए आप सबको पता है कि जो हमारी पृथ्वी है वह क्या करती है, यानी जो हमारी पृथ्वी है, यानी जो हमारी अर्थ है वह क्या करती है, पश्चिम से पूर्व की ओर क्या करती है, अपने अक्ष पर क्या करती है, घूर्णन करती है। तो हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण क्या होता है कि हमारे पृथ्वी सतह पर जितने भी क्या होती है, आपकी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स होती हैं, उनमें क्या होता है, थोड़ा सा विक्षेपण हो जाता है। विक्षेपण का मतलब क्या हो गया कि मान लो ये क्या हो गया, ये तो हमारा इक्वेटर हो गया। ठीक है, तो हमने क्या कहा कि हमारे पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण हमारे पृथ्वी सतह पर जितने भी फ्री फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, थोड़ा सा विक्षेपण हो जाता है, और उसी विक्षेपण को ही क्या बोलते हैं, कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है कि आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में जो हमारी हवाएं होती हैं वह कैसे डिफ्लेक्ट कर जाती हैं, यानी नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी जो हवाएं होती है ऐसे चलना, मतलब सीधा चलती है, लेकिन नॉर्थ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हो जाएगी, यह दाईं ओर मुड़ जाएगी। ठीक है, और साउथ हेमिस्फीयर में कोरियोलिस फोर्स के कारण हमारी विंड क्या हो जाएगी, आपकी बाईं ओर क्या हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी। तो इससे क्या पता चला हमें विंड का डायरेक्शन पता चला, किससे, तो कोरियोलिस फोर्स के कारण। ठीक है, ये आप तो बोलोगे कि मैम आपने दाईं ओर यानी राइट साइड भी इसी तरफ बना दिया और लेफ्ट साइड भी क्या कर दिया, इसी तरफ बना दिया। देखो, तो जैसे हम ऊपर जा रहे हैं तो हमारा जो राइट हैंड है वो इसी तरफ क्या हो रहा है, मुड़ रहा है, और उधर से हम नीचे की ओर आ रहे हैं तो जो हमारा लेफ्ट हैंड है वो भी क्या हो रहा है, इधर की ओर आ रहा है। ठीक है, तो उसी को हमने बताया है कि हमारे कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या होता है, आपके नॉर्थ हेमिस्फीयर में हवाएं क्या होती है, आपके राइट की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, और आपके साउथ हेमिस्फीयर में हवाएं क्या होती है, आपके लेफ्ट की ओर क्या हो जाती है, मुड़ जाती है। यानी हवाएं सीधे ना जाके क्या होती है, इस कोरियोलिस फोर्स के कारण क्या हो जाता है, थोड़ा सा वह क्या हो जाती है, मुड़ जाती है, यानी तिरछी हो जाती है। ठीक है, तो कोरियोलिस फोर्स से हमें क्या पता चलता है, आपके विंड के डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। और आपको कोरियोलिस फोर्स के बारे में एक बता दें अच्छी जानकारी, कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है, यानी जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है, यहाँ पर थोड़ा सा समझ लीजिए। ओह, ये तो पूरा जाएगा। देखिए, तो जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है वह क्या होता है, विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, आपका अनुपस्थित होता है। यानी विषुवत रेखा क्षेत्र के पास अगर आप चले जाते हैं तो वहां पे जो आपका कोरियोलिस फोर्स होता है वह क्या होता है, अनुपस्थित होता है। क्यों,
क्योंकि जो कोरियोलिस फोर्स होता है वह जितना ही अधिक होता है, मतलब जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है वह उतना ही अधिक होता है जितना कि आपके विंड का स्पीड अधिक होता है। ठीक है, जितना तेज गति से पवन चलेगी उतना ही तेज गति से क्या होगा, आपका कोरियोलिस फोर्स लगेगा। तो हम लोग क्या देखते हैं कि आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में आपने एक डोलड्रम का नाम सुना होगा, आगे क्लास में हम लोग डोलड्रम पढ़ने वाले हैं। लेकिन आप लोग क्या जानते हैं कि हमारे विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, शांत वायुमंडलीय परिस्थितियां पाई जाती हैं और यहाँ पर जो विंड का स्पीड होता है बहुत स्लो होता है। तो जहाँ पर विंड का स्पीड स्लो होगा वहां पे कोरियोलिस फोर्स क्या हो जाता है, अनुपस्थित हो जाता है। और जैसे जैसे हम लोग क्या करते हैं, अपने विषुवत रेखा से कहाँ जाते हैं, ध्रुवों की ओर जाते हैं, तो जो आपका कोरियोलिस फोर्स क्या होता है वह बढ़ता चला जाता है। क्यों? क्योंकि विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने पर क्या होता है, आपके विंड का स्पीड क्या होता है, तेज होते जाता है। और जहां पर विंड का स्पीड क्या होगा, तेज होगा, वहां पर क्या होगा, आपका जो कोरियोलिस फोर्स होगा वह क्या होगा, मैक्सिमम होगा। ठीक है, तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है वह विषुवत रेखा पर अनुपस्थित होता है, जो कि सही था, और ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम था, जो कि क्या था, आपका सही था। ठीक है, तो आपको कोरियोलिस फोर्स पता चल गया कि यह किस तरह से, इससे हमें हवाओं के डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। यानी कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्थ हेमिस्फीयर में हमारी हवाएं दाईं ओर मुड़ जाती है और साउथ हेमिस्फीयर में हमारी हवाएं कहाँ मुड़ जाती है, तो बाईं ओर मुड़ जाती है। इसको ध्यान रखना है। ठीक है, और जो हमारा कोरियोलिस फोर्स होता है वह विषुवत रेखीय क्षेत्र में अनुपस्थित होता है और ध्रुवों पर क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यहाँ पे आप लोग लिख सकते हैं कोरियोलिस फोर्स आपके विषुवत रेखीय क्षेत्र में विषुवत रेखीय क्षेत्र में क्या होता है, तो आपका अनुपस्थित होता है, यानी क्या होता है, आपका अब्सेंट होता है। ठीक है, अब्सेंट होता है। और आपके पोलर रीजन में यानी ध्रुवीय क्षेत्र में क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स आपके ध्रुवीय क्षेत्र यानी पोलर रीजन में क्या होता है, तो आपका मैक्सिमम होता है। ठीक है, ये मैक्सिमम क्यों होता है मैंने आपको बता दिया। जहां पर आपके विंड का स्पीड क्या होगा, अधिक होगा, तो आपका कोरियोलिस फोर्स भी क्या होगा, उतना ही अधिक होगा। तो यहाँ पे आप लोग नोट में लिख सकते हैं, नोट में, कि विंड का स्पीड जितना ही अधिक होता है आपका कोरियोलिस फोर्स भी क्या होता है, उतना ही अधिक होता है। तो विंड स्पीड जितना अधिक होता है, जितना अधिक होता है, कोरियोलिस फोर्स भी उतना ही अधिक होता है, उतना ही अधिक होता है। ठीक है, इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, अब आपको पता चल गया कि हमारे कोरियोलिस फोर्स से क्या पता चलता है, तो विंड के डायरेक्शन के बारे में पता चलता है। अब हम लोग आते हैं आपके फ्रिक्शनल फोर्स पे, यानी घर्षणात्मक बल। यह कैसे हमारे विंड के स्पीड को क्या करता है, कम करने का काम करता है। तो यहाँ पे आपको लिखना है फ्रिक्शनल फ्रिक्शनल फोर्स। तो यह क्या करता है, आपके विंड के यानी विंड के स्पीड को स्लो करता है, स्लो करता है। ठीक है, कैसे करता है, आप थोड़ा सा इसे क्या करते हैं, समझते। तो देखिए देखिए भाई, देखिए यहाँ पर क्या है, हमारी पृथ्वी है। ठीक है, और इस पृथ्वी पर हम लोग क्या देखते हैं कि इस पृथ्वी पर क्या है, कहीं पर क्या है, पेड़ है, यानी कहीं पर क्या है, पेड़ है, पौधा है। तो कहीं पर हम लोग क्या देखते हैं कि यहीं पर क्या है, कहीं पर पहाड़ है, पहाड़ है भाई, तो कहीं पर क्या है, पठार है। तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हमारी विंड क्या होती है, अब जैसे हमारी विंड क्या होगी, यहाँ पे मूव करेगी, यानी ऐसे यह आने की कोशिश करेगी। एक मिनट, अब जैसे हमारी विंड क्या होती है, यहाँ से आती है, तो इस विंड को क्या करता है, ये जो हमारा ट्री है, यानी ये ट्री क्या करेगा, अब इसके लिए क्या करेगा, अवरोध के रूप में काम करेगा, यानी हिंड्रेंस के रूप में क्या करेगा, काम करेगा। जिससे क्या होगा कि जो हमारे विंड का स्पीड है
विंड का स्पीड क्या हो जाएगा, स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। आगे जाते हैं तो यहाँ पे पहाड़ मिल गया, फिर आगे हम लोग आते हैं, आगे आते हैं तो यहाँ पे हमें पठार मिल गया। तो इस तरह क्या देखते हैं कि जो हमारा घर्षण बल होता है वह क्या करता है, आपके विंड के स्पीड को क्या करता है, कम यानी स्लो करने का काम करता है। तो हमने 3 तरह के फोर्स को देख लिया। पहला आपका क्या था, पीजीएफ था, दूसरा कोरियोलिस फोर्स था, तीसरा आपका फ्रिक्शनल फोर्स था। हमने तीनों फोर्स को देखा कि ये तीनों फोर्स हमारे कैसे आपके आपके कैसे क्या करते हैं, विंड को प्रभावित करते हैं, उसे हमने क्या कर लिया, जान लिया। ठीक है, अब एक हमारा टॉपिक आता है ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। ये आपका ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन क्या होता है, इसी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, हैडले सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, और आपका पोलर सेल क्या होता है, फिर आपका क्लास क्या हो जाएगा, एंड हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको लिखना है क्या टॉपिक में, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी वायुमंडलीय वायु परिसंचरण क्या होता है, उसे हमें क्या करना है, समझना है। वायुमंडलीय वायु परिसंचरण ठीक है, इसमें हम लोग क्या क्या चीजें पढ़ने वाले हैं, तो इसमें पढ़ने वाले हैं मैम हम लोग हैडले सेल क्या होता है, और आपका फेरल सेल क्या होता है, और आपका पोलर सेल क्या होता है। अगर कहीं पे आपसे पूछ देगा कि हेडले सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, पोलर सेल क्या होता है, तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पे आप लोग क्या कीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले तो आपको अर्थ का सरफेस बनाना होगा। ये हमारा हो गया अर्थ सरफेस। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग क्या देखते हैं, ये हमारा हो गया 0 डिग्री अक्षांश, और ये हमारा 30 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड, और ये हमारा 30 डिग्री क्या हो गया, आपका साउथ लैटिट्यूड हो गया। फिर इसके आगे क्या आ जाएगा, हमारा 60 डिग्री, फिर यहाँ पे आपका 90 डिग्री क्या आ जाएगा, नॉर्थ लैटिट्यूड आ जाएगा। एक मिनट, ये हमारा साउथ हो जाएगा। ठीक है, 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 30 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, और इधर हमारा आ जाएगा। ठीक है, इधर भी बढ़ा लेते हैं, ये क्या हो जाएगा आपका 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ। देखिए, तो अब हमें क्या पढ़ना है, आपके हैडले सेल और फेरल सेल और पोलर सेल को पढ़ना है। ठीक है, तो आप लोग क्या देखेंगे कि जो हमारी हवाएं होती है वह क्या होती है, आपके सेल के रूप में प्रवाहित होती है। सेल के रूप में कैसे प्रवाहित होती है, देखिए, तो होता क्या है कि हमारे विषुवत रेखा से ऊपर उठी हवाएं, यानी विषुवत रेखा पर टेम्परेचर अधिक होता है, जिस कारण यहाँ की हवाएं क्या होती है, गर्म होती है और ऊपर की तरफ राइज करती है। और विषुवत रेखा से जैसे गर्म होकर ऊपर उठती है हवाएं, तो फिर यहाँ पे इनका क्या होता है, डाइवर्जेंट होता है, और फिर यह ऊपर उठी हवाएं क्या करती है, तो आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या होती है, जाके गिरती है। तो 30 डिग्री लैटिट्यूड पर जब जाके ये गिर रही है, तो इस 0 से 30 डिग्री बीच के सेल को क्या कहते हैं, इसे हैडले सेल बोलते हैं। हैडले सेल बोलते हैं। यानी हमने क्या देखा कि हमारे 0 डिग्री अक्षांश से क्या हो रहा है, हमारी हवाएं गर्म होकर ऊपर उठ रही है, और ये फिर क्या हो रही है, आपके 30 डिग्री लैटिट्यूड पर क्या हो जा रही है, ये हवाएं सभी नीचे की ओर आ जा रही है। तो 0 से 30 डिग्री बीच का जो ये सेल बन रहा है, इसी को क्या बोलते हैं, हैडले सेल बोलते हैं। ठीक है, और हम लोग क्या देखते हैं कि यहाँ पे जो हमारा 90 डिग्री साउथ लैटिट्यूड है और जो नॉर्थ लैटिट्यूड है, यहाँ पे क्या देखते हैं कि जो हमारी हवाएं होती है वो नीचे की तरफ आती है। क्यों, क्योंकि ध्रुवों पर क्या होता है, टेम्परेचर क्या होता है, कम होता है, और जिस कारण हवाएं ठंडी होकर क्या होती है, नीचे की तरफ आती है। तो अब यहाँ पे क्या देखेंगे हम लोग, ये जो ठंडी हवा है इधर की तरफ मूव करती है, और यहाँ से ये जो गर्म हवा है ये क्या होती है, इधर की तरफ मूव करती है। और होता क्या है कि आपके 60 डिग्री लैटिट्यूड पर एक ऐसा समय आता है कि जब ये गर्म हवा, यानी ये वार्म विंड हो गई, और ये क्या हो गई, आपकी कोल्ड विंड हो गई, तो दोनों आपस में टकराती है, और यहाँ पे क्या होता है कि जो ठंडी हवा होती है वो नीचे की तरफ आ जाती है, और फिर यहाँ पे ये जो गर्म हवा होती है ऊपर की तरफ उठ जाती है, फिर इनका डाइवर्जेंट होता है, तो फिर ये नीचे की तरफ आ जाएंगी,
और फिर यहाँ पर भी इनका डाइवर्जेंट होगा तो फिर यह नीचे की तरफ आ जाती है, ठीक है। तो इसी को क्या बोलते हैं कि जो हमारी पवनें होती हैं वो आपके सेल के रूप में क्या होती है, प्रवाहित होती है। तो 0 से 30 डिग्री के बीच के सेल को हमने क्या कहा, आपका हैडले सेल कहा। 30 से 60 डिग्री बीच के सेल को क्या बोलते हैं, आपका फेरल सेल बोलते हैं, ठीक है। और 60 से 90 डिग्री के सेल को क्या बोलते हैं, तो आपका पोलर सेल बोलते हैं, ठीक है। तो हैडले सेल क्या होता है, फेरल सेल क्या होता है, पोलर सेल क्या होता है, थोड़ा सा इसे याद रखना होगा कि 0 से 30 डिग्री के बीच को हैडले सेल, 30 से 60 डिग्री के बीच को फेरल सेल और 60 से 90 डिग्री के बीच को पोलर सेल बोलते हैं। तो इसी को क्या बोलते हैं, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक हमने प्रेशर लिख दिया है, यहाँ पे आपका सर्कुलेशन होगा, ठीक है, सर्कुलेशन, ग्लोबल एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशन। अब ये क्या होता है, आपने देख लिया कि मैम जो हमारी हवाएं होती है वो सेल के रूप में प्रवाहित होती है, जिस कारण जो आपके 0 से 30 डिग्री के बीच का सेल बनता है उससे हैडले सेल, 30 से 60 डिग्री के बीच में जो सेल बना फेरल सेल और 60 से 90 डिग्री के बीच में जो सेल बना उसे क्या बोलते हैं, पोलर सेल बोलते हैं। तो इस तरह आपका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वह क्या होता है, कंप्लीट होता है। और अब क्या करेंगे, अगले क्लास में हम लोग एटमॉस्फेरिक प्रेशर बेल्ट के बारे में समझेंगे। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, नमस्ते।